अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैथमेटिकल मेथड चैप्टर 6 का नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम 18। इससे पहले हमने लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सेट का पढ़ा था। ये कुछ थ्योरम्स हैं लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सेट से रिलेटेड। तो ये थ्योरम करवाने से पहले आपको एक बार रिकॉल करवा दूं, लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेट्स क्या होते थे। हमने पढ़ा था कि हम एक वेक्टर स्पेस लेते हैं, एक फील्ड लेते हैं, और हम क्या करते हैं कि हम उस फील्ड के स्केलर्स लेते हैं और वेक्टर स्पेस के वेक्टर्स लेके उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। हम कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर है। और अगर 0 के बराबर है और उसके सारे स्केलर्स 0 हों तो वो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर कोई भी एक नॉन जीरो स्केलर हमारे पास मिल जाए तो हम कहते हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट है। ये लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन है। उसके बाद हमारे पास है लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ। एस हमारे पास क्या है, एक वेक्टर्स का सेट है, उसका सबसेट है। ठीक है, अ सेट ऑफ वेक्टर्स इन वी। तो फर्स्ट कंडीशन केस में क्या है, इफ एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, एक वेक्टर स्पेस वी है, उसका सबसेट है एस। अगर एस लीनियरली इंडिपेंडेंट है देन एनी सबसेट ऑफ एस इज आल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर एक सबस्पेस खुद लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसके सारे जो सबसेट्स हैं वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, एक सबसेट है वो खुद, एक सेट है वो खुद लीनियरली इंडिपेंडेंट है, उसके सारे सबसेट्स भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो अगर ये है कि इफ एस इज लीनियरली डिपेंडेंट, अगर एस लीनियरली डिपेंडेंट है, एस क्या है, सबसेट है ना वी का, लीनियरली डिपेंडेंट है, तो then the set is linearly dependent for all V. Every superset of S is also linearly dependent. लीनियरली इंडिपेंडेंट में क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है तो उसके सारे सबसेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। फर्स्ट केस में ये है। दूसरी केस में है कि अगर सेट जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसके तमाम जो सुपर सेट होंगे ना एस के, वो भी लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ये नहीं हो सकता कि एस सबसेट है वीक है, एस लीनियरली इंडिपेंडेंट है और उसका जो है वो सुपर सेट जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाए, ऐसे नहीं है। अगर सबसेट लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसका सुपर सेट भी लीनियरली डिपेंडेंट ही होगा। ये हमारे पास थ्योरम जो है वो 18 है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम 19। फर्स्ट केस में इसमें क्या है, सेट वी, a set S v1 v2 up to so on vn of n vectors in a vector space V is linearly dependent if and only if at least one of the vector in S is a linear combination of the remaining vectors of S। क्या है कि एस के जो वेक्टर्स हैं वो क्या हैं, लीनियरली डिपेंडेंट हैं। उसमें कंडीशन क्या है, इफ एंड ओनली इफ एट लीस्ट वन ऑफ द वेक्टर्स इन एस, वेक्टर्स जो हों एस में वो लीनियर कॉम्बिनेशन हो बाकी वेक्टर्स का। सिंपल सी बात है। एस हमारे पास एक क्या है, वेक्टर स्पेस का जो है वो सबसेट है। हमने कहा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। कब लीनियरली इंडिपेंडेंट है, जब एस का हमारे पास कोई भी, ये जो v1 v2 अप टू सोन vn में से कोई भी एक जो वेक्टर है वो बाकी वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन हो, तो ये तब ये हमारे पास क्या बनेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट बनेगा। ठीक है, दूसरे केस में क्या है, एस जो है वो सबसेट है वेक्टर स्पेस वी का, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। कब होगा, वन ऑफ द वेक्टर इन एस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स प्रेसीडिंग इट। एक वेक्टर बाकी वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन हो, बात दोनों में एक ही है। उसमें रिमेनिंग वेक्टर्स लिखा है, उसमें प्रीसीडिंग वेक्टर लिखा है, एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि एक सबसेट है वेक्टर स्पेस वी का, उसमें से कोई भी एक वेक्टर, सबसेट का कोई भी एक वेक्टर बाकियों का लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके तो वो हमारे पास जो सेट है, सबसेट है एस, वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ठीक है, ये थ्योरम्स छोटे छोटे जो हैं ये याद रखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गई बेसिस। बेसिस आपको पता है जनरेटिंग, जो पूरे उसको जनरेट करे। अ सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर स्पैनिंग अ वेक्टर स्पेस। मैंने पिछले लेक्चर में भी ये थोड़ा सा डिफाइन किया था बेसिस का कि क्या है। एक तो बेसिस में दो कंडीशंस होती हैं, एक तो वो पूरे सेट को, वेक्टर स्पेस को जनरेट करे, और दूसरा वो जो जनरेटिंग सेट्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, तब हम कहते हैं कि क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये बेसिस है इस वेक्टर स्पेस की। दो कंडीशंस हैं, एक तो वो पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट करे और दूसरे वो सेट्स जो हैं, वेक्टर जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, तब हम कहते हैं ये हमारे पास बेसिस है।
unless 0 is the basis vector for non-zero, since we can ignore any zero. जीरो बेसिस नहीं हो सकती, ठीक है ना। जीरो कैसे नहीं बेसिस हो सकती, क्योंकि जीरो के साथ किसी भी नॉन जीरो स्केलर को लेके हम कह देंगे ये हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। पीछे हमने थ्योरम पढ़ा था कि जीरो वेक्टर आ जाए उसके साथ नॉन जीरो स्केलर लेके हम कह देते हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। जब लीनियरली डिपेंडेंट है तो वो बेसिस हो ही नहीं सकती, क्योंकि बेसिस ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट भी एग्जांपल्स हैं, ये मैंने पीछे भी बताया था कि ये बेसिस है R3 की, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। ये बेसिस है मैट्रिसेस 2 की, ये भी इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, ठीक है। फिर हम 21 देखें। एनी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कंटेन्स द बेसिस। एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, वो क्या करती है, बेसिस को कंटेन करती है, उसमें एक बेसिस उसकी जो है वो जरूर आएगी, ठीक है। फाइनाइट डायमेंशनल हमने पीछे पढ़ा था डेफिनेशन। डायमेंशन डेफिनेशन 22, द डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी, उसकी बेसिस में जितने एलिमेंट आएंगे ना वो उस सेट की डायमेंशन होती है, उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन होती है। The dimension of a vector space V over a field F, written dimension V, is the number of elements in a basis for V. जितने उसके बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे उसको हम बोलते हैं ये इसकी क्या है, ये डायमेंशन है, ठीक है। द डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस V ओवर अ फील्ड F, रिटर्न डायमेंशन V इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस फॉर V। जैसे R3 है, R3 में R3 की बेसिस क्या है, E1 E2 E3, तीन वेक्टर्स है ना, तो इसकी डायमेंशन भी 3 है। थ्योरम 23 देखें। All bases of a finite dimensional vector space contains the same number of elements. अगर एक बेस है उसमें भी 3 एलिमेंट्स है तो उसकी कोई दूसरी बेस हम निकाल लेते हैं, उसमें भी 3 ही एलिमेंट्स होंगे, 3 से ज्यादा एलिमेंट्स नहीं आएंगे। जितनी भी बेसिस ले लें उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है उसकी डायमेंशन जो है वो सेम रहेगी, डायमेंशन चेंज नहीं होगी। ये नहीं कह सकते ये एक में 3 डायमेंशन आ रही, 3 वेक्टर्स आ रहे हैं एक बेसिस में, दूसरी बेसिस में 4 वेक्टर्स आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। All bases of finite dimensional vector space contain the same number of elements, ठीक है। थ्योरम 24 देखें। Let V be a vector space such that dimension is n less than infinity. Finite dimensional हो या फिर हम कह सकते हैं कि dimension V है वो n है, n का मतलब भी finite dimension ही है। A set of vectors, एक वेक्टर का सेट लिया वो V में कंटेन कर रहा है, is a basis for V if and only if each vector in V is uniquely expressible as a linear combination of V. बेसिस तब भी होता है, हमने पढ़ा है कि वो क्या करे, उस पूरी वेक्टर स्पेस को जनरेट करे, उसका हर वेक्टर जो है वो बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके, तो ये हमारे पास क्या बनाएगी, वी की बेसिस बनाएगी। एक वेक्टर स्पेस है वी, उसके हमने लिए वेक्टर्स, हमने कहा ये इसकी बेसिस हैं, बेसिस की सूरत में होंगी कि उसका हर वेक्टर बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके। और एक कंडीशन ये भी कि वो फाइनाइट डायमेंशनल हो, अगर इन्फिनिट डायमेंशनल हो तब ये थ्योरम उसके लिए क्या है, होल्ड नहीं करता। नेक्स्ट आप देखें थ्योरम 25, लेट S V1 V2 up to so on Vn be a basis for a n dimensional vector space V over a field F, then every set with more than n vector is linearly dependent. तो हर सेट जो है वो क्या होगा, उससे बड़ा जो सेट है वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। एक हमारे पास है सेट S V1 V2 up to so on Vn, वो हमारे पास क्या है, एक बेसिस है एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की। तो अब हम V1 में लेट्स सपोज एक वेक्टर ऐड कर दें V नोट, S में एक वेक्टर ऐड कर दें V नोट, S सेट है ना V1 से Vn तक, एक वेक्टर ऐड करवाया मैंने V नोट, तो V नोट जो है वो 0 भी हो सकता है। तो वो जो एक वेक्टर बढ़ के सेट बनेगा वो क्या होगा, विद मोर देन n वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट, तब वो बेसिस नहीं होगा, वो लीनियरली डिपेंडेंट सेट हो जाएगा। एक बार याद रखें, अभी मैंने बताया कि बेसिस में जो डायमेंशन है वो सेम रहती है, एक में 3 है दूसरे में भी 3 ही रहेगी, अगर दूसरे में 4 आ गई है वो तो सेट लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। एक वेक्टर स्पेस है उसकी एक बेसिस है, अब बेसिस आपको पता है लीनियरली इंडिपेंडेंट होती है, अगर बेसिस में एक भी वेक्टर हमने बढ़ा दिया है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट सेट हो जाएगा हमारे पास। थ्योरम 26 देखें। Let V1 V2 up to so on Vn be linearly independent in a vector space V over a field F.
वेक्टर्स हैं हमारे पास वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है वेक्टर स्पेस में। इफ v इज एनी नॉन जीरो वेक्टर इन v, अगर v हमारे पास कोई भी, आप देखें v इसमें नहीं है, v1 से vn तक है, इसमें एक और वेक्टर लिया v इज नॉन जीरो वेक्टर इन v, अब v का ही कोई और वेक्टर है, देन द सेट, अगर हमने v को उसमें ऐड कर दिया, इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होगा? इफ एंड ओनली v इज नॉट इन द लीनियर स्पैन, सिर्फ क्या इसकी कंडीशन हो v उसके लीनियर स्पैन में नहीं आए, उसके जनरेटिंग सेट में नहीं आए, जब हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ही रहेगा। नहीं तो पीछे जो भी हमने थ्योरम पढ़ा है उसमें एक वेक्टर ऐड करने से वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। इसमें उन्होंने ये बताया है कि एक वेक्टर भी ऐड कर दिया है तब भी वो लीनियरली इंडिपेंडेंट ही रहा है। लीनियरली इंडिपेंडेंट क्यों रहा है? कि वो उसके स्पैनिंग सेट में नहीं आ रहा। पिछले थ्योरम और इस थ्योरम में फर्क समझ ले, मैं एक बार फिर बता रही हूँ। पिछले में हमने ये कहा एक हमारे पास बेसिस है वेक्टर स्पेस की, उसकी बेसिस में हम एक वेक्टर ऐड कर देते हैं अगर, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट सेट हो जाएगा। अब अगले थ्योरम में उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट है, हमने एक और वेक्टर ऐड किया लेकिन वो लीनियरली इंडिपेंडेंट ही रहा। लीनियरली इंडिपेंडेंट क्यों रहा? क्योंकि वेक्टर ऐड करने से वो वेक्टर जो है वी जो हमने ऐड किया है वो उसके जनरेटिंग सेट या स्पैनिंग सेट में नहीं आ रहा। ये थ्योरम थोड़ा ट्रिकी है लेकिन इजी है, जब आप अच्छे से इनको पढ़ेंगे आपको रिमाइंड हो जाएंगे। कोई ऐसा जिसमें साइंस नहीं है कि बहुत मुश्किल हो। ठीक है। लेट v बी एन एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड f। v हमारे पास क्या है? एक एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, फाइनाइट डायमेंशनल। देन एवरी कोई भी सबसेट लिया एस वी वन वी टू अप टू सो ऑन वी एन ऑफ एन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन v इज अ बेसिस फॉर v। एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो देन एवरी एस ऑफ एन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर सेम जिसमें आएंगे डायमेंशन उसकी सेम होगी। अगर एक हमारे पास सबसेट है, लेट्स सपोज मैं कह देती हूँ एक सबसेट है S1 उसमें n वेक्टर्स हैं, दूसरा सबसेट है S2 उसमें भी n वेक्टर्स हैं, तो वो क्या, अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं दोनों सेट्स तो वो दोनों ही v की बेसिस होंगे। ठीक है। एक सबसेट है v, एक सबसेट है S, उसमें n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, वो बेसिस है। अगर दूसरा सबसेट है उसमें भी n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं तो वो भी बेसिस है v की। इस तरह एक से ज्यादा बेसिस भी आ सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम 28। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मैं बार बार बता रही हूँ, सारे जो पढ़ रहे हैं हम। एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इन अ फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस वी कैन बी एक्सटेंडेड टू अ बेसिस फॉर वी। कोई भी हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है अगर वेक्टर का किसी फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस का, तो उसको हम उसकी बेसिस बना सकते हैं किसी भी तरीके से, कोई वेक्टर ऐड करके, कोई सब्ट्रैक्ट करके, कुछ भी करके हम उसको बेसिस बना सकते हैं वेक्टर स्पेस की। हालांकि वो सबसेट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। ठीक है। तो उसको हम बेसिस बना सकते हैं, ये सिंपल सी बात की है। दूसरी तरह केस में उन्होंने कहा है W इज अ सबस्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस V। W हमारे पास सबस्पेस है, W का डायमेंशन जो है वो V की डायमेंशन से कम है, तो डायमेंशन इफ मोर ओवर सबस्पेस है तो आपको पता है डायमेंशन कम ही होगी, सबस्पेस है तो डायमेंशन कम ही होगी। या फिर एक जो है वेक्टर स्पेस वो अपनी सबस्पेस खुद भी होती है तो इस केस में उसकी डायमेंशन बराबर हो सकती है। 28 एक बार फिर सुन लें। कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है हमारे पास वेक्टर्स का, फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस का, तो उसको हम उस वेक्टर स्पेस की बेसिस बना सकते हैं। दूसरे केस में ये है कि सबस्पेस है तो डायमेंशन ऑलवेज सबस्पेस की लेस होती है वेक्टर स्पेस से। या फिर अगर हर वेक्टर स्पेस अपनी खुद सबस्पेस भी होता है तो इस सूरत में उसकी डायमेंशन जो है सबस्पेस की डायमेंशन के बराबर आ जाएगी। फिर हम 29 देखें। A vector space V is the direct sum of its subspace। डायरेक्ट सम में हमें पढ़ा था कि वो उन दोनों का यूनियन वेक्टर स्पेस के बराबर आए और उनका इंटरसेक्शन 0 आए, ये चीज हमने पीछे पढ़ी है। ठीक है ना, ये जो डेफिनेशन इधर लिखी है ये था, ये डायरेक्ट सम है। हमने कहा है दो सबस्पेसेस का डायरेक्ट सम है वेक्टर स्पेस V इफ एंड ओनली इफ ईच V बिलोंग टू V कैन बी रिटन एज। V का जो हर एलिमेंट है वो इस तरह लिखा जा सके। कब डायरेक्ट सम होगा? जब v का हर एलिमेंट u प्लस w की फॉर्म में लिखा जा सके। एक वेक्टर स्पेस v, इसकी दो सबस्पेसेस का डायरेक्ट सम है। कब डायरेक्ट सम है? जब उस v का हर एलिमेंट u और v के डायरेक्ट सम में लिखा जा सके।
नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम 30। U and V are finite dimensional subspaces of vector space V over field F। दो सबस्पेसेस हैं, फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेसेस हैं वेक्टर स्पेस V की। तो उनका अगर हम जमा करके उनको डायरेक्ट U ये लेके उसकी डायमेंशन लेते हैं तो किसके बराबर आ जाएगी? डायमेंशन ऑफ U प्लस डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ U इंटरसेक्शन V। और अगर वो डायरेक्ट सम है, U एंड W डायरेक्ट सम है, तो हमें पता है इंटरसेक्शन 0 है, तो डायमेंशन इसकी क्या आ जाएगी? 0। तो वो सिंपल डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U प्लस डायमेंशन ऑफ V के बराबर आ जाएगा। दो सबस्पेसेस हैं, फाइनाइट डायमेंशन सबस्पेसेस हैं, तो अगर हमने डायमेंशन फाइंड करनी है उनके प्लस की, तो प्लस की या डायमेंशन ले किसके बराबर आ गई? डायमेंशन ऑफ U प्लस डायमेंशन ऑफ W माइनस डायमेंशन ऑफ U इंटरसेक्शन W। और हमने डायरेक्ट सम में पढ़ा है कि U इंटरसेक्शन W 0 के बराबर होता है डायरेक्ट सम में दो सबस्पेसेस का, तो उसकी डायमेंशन 0 हो जाएगी, तो ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी। तो डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U प्लस डायमेंशन ऑफ W के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिक बेसिक हमारे पास थ्योरम है। नेक्स्ट इसमें एक्सरसाइज है, इसमें सारा एक्सरसाइज में यही होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट बताएं, लीनियरली डिपेंडेंट बताएं। ठीक है, तो ये हमें करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको रिवाइज होंगे, ऐसे आपको ये याद होने वाले नहीं है। ठीक है, समझ के पढ़ें, जहां से नहीं समझ आती आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।